गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स में भी है, मैथ के लिए भी है और बहुत सारा एप्लीकेशन फिजिक्स के कई टॉपिक में वेक्टर का यूज है आपका, जो 11th क्लास में पढ़ना है, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो सारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। मैंने लास्ट क्लास आपको ये कुछ रिजल्ट बताया था, ऐसा कि अगर वेक्टर ए है, मतलब ऐसे सिंपल हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी है, इस तरह से एंगल थीटा है और रिजल्टेंट एडिशन पढ़ना हो हम लोग को, ऐसे अगर ऐड करना हो तो ये रिजल्टेंट हुआ वेक्टर, ये है एंगल अल्फा। सो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, और जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ऐसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और इसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और एंगल अल्फा, अल्फा को प्रेजेंट करना होगा तो आप जानते हैं टैन अल्फा, टैन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। कुछ रटना नहीं है और आपको फिगर को इमेजिन करना है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिगर इमेजिन ऐसे करना है, मैंने आपको बताया था कि फिगर ऐसे इमेजिन करने के लिए ये है ए है और ये है बी है, ये बी हो गया और ये एंगल है थीटा है, तो ये इसका नाम हो गया आपको बी कॉस थीटा हुआ और इसका नाम हुआ बी साइन थीटा हुआ। ये सब फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं। और अल्फ़ा ऐसे होता है, ये है एंगल अल्फ़ा। तो एंगल अल्फ़ा बनाएंगे, ये पूरे ऐसे ट्रायंगल को पकड़ेंगे, पूरा ट्रायंगल बनाएंगे तो बी साइन टैन अल्फ़ा क्या हो गया, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, नया ये हम लोग इस पे आज क्वेश्चन मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। मैंने आपको ये प्लानिंग किया था कि अगर वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब इसके बीच में एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। और मैंने बताया था कि अगर रिजल्टेंट, मान लीजिए आपका रिजल्टेंट जो है, अगर रिजल्टेंट ये जो रिजल्टेंट देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए पे, ये 90 डिग्री हो, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, अगर ऐसा है तो इस केस में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा होने पे अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जो हो गया वो है 90 डिग्री और अल्फ़ा 90 डिग्री करेंगे, tan 90 डिग्री इज द इनफाइनाइट 1/0। और इसका मतलब हुआ, इस कंडीशन का मतलब हुआ a प्लस बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन पे आपको कई क्वेश्चन डिस्कस करना है और आप पुट करेंगे यहाँ पे a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, सो बी कॉस थीटा की जगह माइनस ए करेंगे तो अंडर रूट बी माइनस ए और बी प्लस ए, ये रिजल्ट आएगा। तो यह रिजल्ट जो हम लोग पढ़े हुए थे कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए या वन वेक्टर पे, तो उस केस में एक ये कंडीशन है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना है। तो इसके ऊपर कुछ वर्क करना है, इसके ऊपर कुछ हम लोग को क्वेश्चन का प्लानिंग करना है। इसके ऊपर, इस पे तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन इस पे, मैं क्वेश्चन बना के ऐड करता हूँ, स्कैन करता हूँ, स्लाइड बना के ऐड करता हूँ। सो मेरा क्वेश्चन हो गया था 21 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सो मैंने क्वेश्चन स्कैन करके प्रेजेंट किया था और वो पीएमटी क्वेश्चन है और लिखा हुआ 2 फोर्सेस जिसका सम ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ 16 न्यूटन, रिजल्टेंट है 8 न्यूटन और रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। मतलब ये जैसे लाइन आपको मिला तुरंत आपके मन में ये फिगर आना चाहिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी और यहाँ ए वेक्टर बी और रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, वो जो भी है मिनिमम
पे रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी चाहिए, तब आसान है क्वेश्चन। अगर ये रिजल्ट आपको पढ़ा हुआ है तो एक लाइन का है, और इसलिए मेडिकल में आता है क्वेश्चन। सबसे पहले आप जानते हैं कि ऐसे केस में रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी, और सॉरी बी माइनस ए प्लस बी। तो ये था आपका b माइनस ए और यहाँ पे b प्लस ए, ऐसा इक्वेशन जाएगा रिजल्टेंट के लिए। ठीक है, ना आप स्क्वायर कर लीजिएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे, रिजल्टेंट का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए। पेपर में लिखा हुआ, एक तो लिखा हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू है 16 न्यूटन, ये है, बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब रिजल्टेंट है मेरे पास, स्क्वायर कर लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ हो गया b माइनस ए और a प्लस बी हो गया 16। सो 8 हुआ मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हो गया 2 और 4, तो एक इक्वेशन आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 4 है ना, और एक इक्वेशन है b प्लस ए 16। सो जैसे हम लोग ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे यहाँ पे 2b आ गया और इक्वल टू यहाँ 20, और b का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन, और a जो चाहिए तो a जस्ट 10 न्यूटन, यहाँ हटा लीजिए 6 न्यूटन। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में एक आंसर रहेगा 10 न्यूटन, दूसरा आंसर है 6 न्यूटन, क्योंकि स्मॉल वेक्टर जो है a, छोटा वाला वेक्टर है a, b बड़ा वाला वेक्टर है। तो एकदम आसान है, रिजल्ट बस खूब अच्छे से पता रहना चाहिए। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिजल्ट। नेक्स्ट 23। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस डाटा चेंज है। बहुत सारे एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन की रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन फोर्स या मिनिमम फोर्स, तो हमें ए और बी निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मैं 18 मल्टीप्लाई, सॉरी रिजल्टेंट कितना है 12 है, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मैं कर देता हूँ, और यहाँ b माइनस ए हुआ और यहाँ मैंने कर दिया 18, हो गया। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से यहाँ हो जाएगा 2 और 6 हो गया 3 और 3 यहाँ से जाएगा कैंसिल हो गया 4, 8 हो जाएगा। तो b माइनस ए चेक कर लीजिए 8 है, और b प्लस ए जो है वो है 18। 26 ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो 2b 26। सो b का वैल्यू जो है वो 13 न्यूटन, a का वैल्यू जो है वो 5 न्यूटन। सो b एंड a, ये हो गया फाइनल। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस मेन रिजल्ट है वो खूब अच्छा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बहुत आता है इस टाइप क्वेश्चन, सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। कोई मेडिकल का है, कोई आईटी मेन का है, एडवांस में नहीं आता, एडवांस में बहुत छोटा माना जाता है सब क्वेश्चन को। एडवांस में मैथ के टॉपिक जितने हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ग्राफ, वो बहुत तो लोग मानता है कि बहुत इजी टॉपिक है। तो ये सब पीएमटी में आता है, आईडी मेन तक पूछा जाता है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3, सो b माइनस ए इंटू 16। सो ये हुआ आपका 4 12 हो गया, b माइनस ए 12 हो गया, और b प्लस ए इज इक्वल टू हो गया 16। ऐसे ऐड कर लीजिए, ऐड करिए। तो जैसे ऐड करेंगे 2b इज इक्वल टू 28, सो b का वैल्यू हो गया 14 न्यूटन, और a का वैल्यू जो हो गया 2 न्यूटन। तो एकदम इजी, वन लाइन का 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट देखता हूँ, और कोई
नेक्स्ट क्वेश्चन में है वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ है टू फोर्स F1 F2 एक्ट एट एंगल 150 डिग्री और रिजल्टेंट 10 न्यूटन परपेंडिकुलर टू F1। F1 पे परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट 10 न्यूटन। F2 चाहिए मुझे, F2 निकालना है। आसान है, तरीका देखिए यहाँ पे। देखिए आपका है, ऐसे समझिए इस तरह से, ये है F1। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो ये F1 का मैग्नीट्यूड हुआ, ये है मैग्नीट्यूड हुआ F2 का, ऐसे मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट कितना है, 10 न्यूटन है, तो आप रिजल्टेंट को बना लेंगे ऐसे। ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट है 10 यूनिट, ऐसे 10 यूनिट कर लेंगे आपको। ये टोटल एंगल है 150 डिग्री। 150 डिग्री में से अगर 90 डिग्री हटा देंगे तो ये हुआ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। और अगर मैं इसको डॉट 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 करके ऐसे मिला दूं तो बस सिंपल ज्योमेट्री से यूज करना है। लगा दीजिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री लगा सकते हैं। cos 60 डिग्री है, ये है 10, मैग्नीट्यूड है 10 और डिवाइड बाई F2। cos 60 डिग्री 1/2, 10 है और डिवाइड बाई F2। सो F2 सॉल्व कर लेंगे। F2 इज इक्वल टू जो है 20 न्यूटन। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह भी सोचा कीजिएगा आप, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उससे ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग बना के सिंपल ज्योमेट्री से भी कई बार बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट। क्वेश्चन सारे छोटे छोटे हैं, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है आपका। सिंपल लिखा होगा कि टू फोर्स है, दोनों वेक्टर बराबर है, वेक्टर पी और रिजल्टेंट जो बीच से जाएगा उसका मैग्नीट्यूड भी पी ही है। ठीक है, सो मुझे एंगल थीटा चाहिए। तो बड़ा आसान है, देखिए आप जानते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू √p² प्लस p² प्लस 2p cos थीटा, ये है रिजल्टेंट हुआ। सो रिजल्टेंट जो है वो है p के बराबर है, तो ये √p² प्लस p², 2 है p² और cos थीटा। सो p² और इधर जोड़ेंगे तो 2p² प्लस 2p² और cos थीटा। ऐसा तो 120 डिग्री आ रहा है यहाँ से। p² कॉमन ले लीजिए, 2p कॉमन ले लीजिए, तो p² कॉमन ले रहे हैं, p² कैंसिल कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड 1 हुआ, इस साइड करेंगे 2, 1 प्लस cos थीटा। सो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। हो गया आंसर। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ कहना चाह रहा है पेपर में कि ये वेक्टर ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बी कह रहा है पेपर में कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो भी पेपर में बोल रहा है कि रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर है। लिखा हुआ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। नाउ डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ये आसान है। पहले तो आप ये समझिए कि ये जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पहले तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। रिजल्टेंट का मतलब हुआ ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी। ये वेक्टर a प्लस बी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे। स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से हमें थीटा निकालना है। थीटा इसलिए निकालना है ना कि आप बताइए, आपको निकालना है, पेपर में बोला जा रहा है कि आपको ये कैलकुलेट करना है।
वेक्टर ए माइनस बी और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये होता है अंडर रूट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। हमें ये निकालना है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता है, बट थीटा नहीं पता है। थीटा यहाँ से मिल जाएगा। थीटा यहाँ से मिलेगा कैसे? तो आर स्क्वायर और इधर हो गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी cos थीटा। आर स्क्वायर का मतलब 1, फिर यहाँ भी 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -1/2। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आ रहा है। बस ये डाटा यहाँ पे पुट कर देना है, -1/2 पुट कर लीजिए, देखिए वही 120 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1 माइनस 2 1 इंटू 1 cos थीटा -1/2। तो चेक कर लीजिएगा, √3 आ रहा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 हो गया, तो आंसर है √3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 हो गया। 27 नेक्स्ट 28। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन कि मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट, दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट लिखा हुआ है ये वैल्यू, और अगर वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट चाहिए। एकदम इजी, ठीक है। आप जानते हैं, अब मैंने बताया था आपको क्लास में कि मैक्सिमम जो रिजल्टेंट हो सकता है किसी वेक्टर का वो साइंस में a प्लस बी होता है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 17 होता है। और रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम रिजल्टेंट होता है वो साइंस में a माइनस बी। तो a माइनस बी जो है a माइनस बी वो 7 हो गया। ये अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम ये ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो a और b मिल जाएगा। आप ऐड कर लीजिएगा तो 2a 24, a का वैल्यू हो गया 12 और b का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो b का वैल्यू हो गया 5। ये वैल्यू आ गया। अब अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, आप जानते हैं रिजल्ट की, अगर कोई वेक्टर, अगर वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और यहाँ अगर ये 90 डिग्री पे है, एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट को आप लिख सकते हैं √a स्क्वायर का मतलब 144 प्लस 25। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू √169। 169 का मतलब हो गया 13 हो गया। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना था कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन और 3 न्यूटन ईच, इसमें से कौन सा हो सकता है, और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 7 न्यूटन एंड 9 न्यूटन कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता है, ये चाहिए था। बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि कोई भी रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होता है वो साइंस में होता है a प्लस बी हुआ। a प्लस बी का मतलब हुआ 8 न्यूटन, और रिजल्टेंट जो मिनिमम होता है वो साइंस में होता है a माइनस बी, और a माइनस बी करेंगे तो वो 2 न्यूटन हुआ। और रूल है साइंस का कि रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, क्योंकि वो तो कोई भी नंबर जो है वो लाइज करेगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। मतलब आपका यहाँ पे 2 न्यूटन और ये है रिजल्टेंट फोर्स और लाइज करेगा 8 न्यूटन इसके बीच में, तो रिजल्टेंट इसके बीच में लाई करेगा। अब आप चेक कर लीजिए कि रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन 3 न्यूटन लाइज बिटवीन, इनके बीच में होना चाहिए। तो इनके बीच में ये तो नहीं हो सकता है, ये तो उससे कम हो गया, ये नहीं हो सकता, ये 8 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो है 4 न्यूटन,
यहाँ कोई एंगल नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि 90 डिग्री है, बट एक चांसेस खोजना होता है कि कौन सा हो सकता है। तो ये मेथड है आपका एग्जैक्टली सेम। जो रिजल्टेंट जो होता है आपका यहाँ पे मिनिमम और रिजल्टेंट होता है यहाँ पे मैक्सिमम के बीच में लाई करना चाहिए। मिनिमम का मतलब होता है a माइनस बी और रिजल्टेंट जो मैक्सिमम का मतलब हो गया a प्लस बी। a माइनस बी का मतलब 7 और 9 इनमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 न्यूटन और रिजल्टेंट जो है यहाँ पे हो गया आपका 7 और 14, हाँ 16। सो रिजल्टेंट इसके बीच में लाइक करना चाहिए, इसके बीच में लाइक करना चाहिए। तो ये है, ये बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, और ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। सो रिजल्टेंट जो है इसके फोर्स का रिजल्टेंट कैन नॉट बी 18 न्यूटन। 18 न्यूटन नहीं हो सकता क्योंकि रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाइक करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आप 1 सेकंड में ऐसे देख के बना दीजिएगा। नेक्स्ट छोटा सा ये भी आपको पैटर्न पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी कि रिजल्टेंट ऑफ विच सेट ऑफ फोर्स कैन नॉट बी जीरो। कौन सा सेट है जिसका रिजल्टेंट, 3 फोर्स है, 1 2 3, 3 फोर्स है और इसमें से 3 फोर्स में किस सेट में रिजल्टेंट फोर्स कैन नॉट बी जीरो। एक कंडीशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, अगर ये चाह रहे हैं, ठीक है, देन थर्ड फोर्स, ये रूल है कि थर्ड फोर्स, ठीक है, लाइज बिटवीन आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्स। मैं समझा दे रहा हूं, इसका मतलब समझा दे रहा हूं। तो ये एक साइंस का रूल है, वही आप मैक्सिमम मिनिमम जो देख रहे हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी आप 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी पे हम लोग कर रहे हैं कि रिजल्टेंट 0 तभी होगा, रिजल्टेंट ओवरऑल रिजल्टेंट मतलब फोर्स 0 तभी होगा तीनों का रिजल्टेंट ऑफ 1 2 3 कि थर्ड वेक्टर, थर्ड फोर्स लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे समझिए, अगर ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मैं ले लूँ, ये मैं बातें कर रहा हूँ 10 10 10, तो बताइए इन फर्स्ट एंड सेकेंड का मिनिमम जो हो जाएगा वो 0, a प्लस बी, a माइनस बी, और मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा 20। तो ये तो इसके बीच में लाई करेगा, आ रहा है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है क्योंकि इन दोनों का मिनिमम 0, इन दोनों का मैक्सिमम 10 और थर्ड लाइक कर रहा है इसके बीच में। इस केस में ध्यान रखिएगा, इस केस में रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। हमें कैन नॉट बी 0 चाहिए, कैन नॉट बी 0। कॉन्सेप्ट वही मिनिमम मैक्सिमम का है। फिर से देखेंगे सेकेंड वाले में, देखिए 10 20 40, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का मिनिमम घटाएंगे तो 10, इन दोनों का मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम करेंगे 30। ये देखिए, ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसके बीच में नहीं आया, तो इसके बीच में नहीं आया तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। फिर से आप चेक कर लेंगे, यहाँ अंदाज से लगाएंगे, ये 0 हो गया और मैक्सिमम 20 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसके बीच में लाइक करना चाहिए, हाँ ठीक है, ठीक, इक्वलिटी तो लगता ही है। और इन दोनों को लेंगे तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 30, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। सो हमें चाहिए था कैन नॉट बी 0, आंसर है बी। तो ये 3 फोर्स का बोला जाता है कि 3 सेट है फोर्स का, किसमें रिजल्टेंट 0 नहीं है। थ्योरी छोटा सा थ्योरी है, वही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम का, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अगर थर्ड वेक्टर इनके बीच में आ गया तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लग रहा है, एक बॉडी है जिसपे लग रहा है फोर्स F1 F2 और F3। F1 कितना है तो 50 है, F2 कितना है 30 है, ये कितना है 10 है। तो अब बताएंगे इन दोनों का फर्स्ट सेकेंड का F मिनिमम जो होता है आप जानते हैं कि 50 माइनस 30, F मिनिमम हो गया 20। वही मिनिमम मतलब a माइनस बी, बड़े में से छोटा घटाना रिजल्टेंट के लिए, अभी पढ़ रहे थे। F मैक्सिमम जो हुआ, मैक्सिमम जो करेंगे वो 50
प्लस 30 इज इक्वल टू 80। और अब आप देखेंगे कि ये 10 जो है इनके बीच में नहीं आ रहा है, 10 नहीं आएगा। सो इस केस में रिजल्टेंट ऑफ एफ रिजल्टेंट, मतलब इस सिचुएशन में एफ रिजल्टेंट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। अगर बीच में आ जाता तो रिजल्टेंट तीनों का जीरो हो सकता है, बट अगर आप फोर्स रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, तो पूछा गया था कि बॉडी एक्ट ऑन द बॉडी, देन बॉडी इज, ऑप्शन में लिखा हुआ बॉडी इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा, तो बॉडी इज ऑप्शन में लिखना है, ऑप्शन लिखा हुआ था मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन। ये है आंसर। सेम कॉन्सेप्ट, तीन फोर्स है, तीन फोर्स का रिजल्टेंट चेक करना है, जीरो होगा कि नहीं होगा। तरीका ये है कि दो का कोई भी दो ले लेंगे, कोई भी दो का रिजल्टेंट लीजिए, थर्ड उसके बीच में आना चाहिए, आ गया तो जीरो, नहीं आया तो नॉट जीरो, जैसे उसको भी चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें इक्विलिब्रियम का जो अभी पढ़ रहे थे क्वेश्चन, उसके लिए एक छोटा सा लामी थ्योरम भी है, ठीक है, वो आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सो लामी थ्योरम में हम लोग फर्स्ट पॉइंट यूज कर रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, मान लीजिए कि कोई फोर्स है, जैसे फोर्स है ये है आपका F1 है ऐसे, और यहाँ पे है F2 है, ठीक है, और यहाँ पे है F3 है, ये ऐसे, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम, अगर हमें इसमें इक्विलिब्रियम दिखाना है कि ये फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंसिंग, अगर इसको बैलेंसिंग करना है, एकदम मोशन नहीं होना चाहिए, एकदम स्टैटिक रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम रहे, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन एक लामी थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है कि ये F1 और डिवाइड बाई इसके सामने का एंगल, जैसे ये एंगल है तो साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू F2, ये F2 है और ये है बीटा, ये है साइन बीटा, मस्ट बी इक्वल टू F3, ये है F3 है और इसके सामने का एंगल है साइन गामा। तो यह इक्विलिब्रियम के लिए साइन गामा, F3 बाई साइन गामा। तो एक छोटा सा थ्योरम है, क्योंकि अभी आप तीन फोर्स के इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ रहे थे कि तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं, तो वो रिजल्टेंट से बना सकते हैं। और एक ये भी मेथड है कि एक ये मेथड है कि अगर ये फोर्स को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो ये F1 उसके सामने का एंगल साइन अल्फा, F2 उसके नीचे साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा, अगर ये बराबर हो गया तो भी इक्विलिब्रियम माना जाता है। जैसे इससे क्वेश्चन जो आता है छोटा छोटा ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए मैं सेकंड पॉइंट ऐसे लिखते रहा हूँ कि यहाँ पे है कुछ मैंने डाटा लिख दिया, मान लीजिए कि एक फोर्स है 5 न्यूटन है, और यहाँ पे एक फोर्स है F1 है, और यहाँ पे एक फोर्स है F2 है, ठीक है, और ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, बाकी ये एंगल है 120 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल है 150 डिग्री है, आप मिला लीजिए, टोटल होना चाहिए 360। सो हो जाएगा आपका 360 डिग्री, करेक्ट है, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ऐसे बना लीजिए, पूछा जाता है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस F1 बाई F2 चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, F1 बाई F2 चाहिए, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। आप अप्लाई करिए ना इक्विलिब्रियम के लिए लामी थ्योरम अप्लाई करना है, बोलिए यहाँ पे। सो F5 है, उसके सामने का एंगल साइन 120 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ है F1 उसके सामने का एंगल साइन 150 डिग्री, यह है F2 उसके सामने का एंगल और साइन 90 डिग्री। तब इजी से, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं दोनों को यूज कर लीजिए, इन दोनों को यूज करेंगे तो आप F1
और साइन साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे F2 और ये है साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया। इसको क्रॉस कर लीजिएगा उस साइड, तो F1 बाई F2, सो F1 बाई F2 जो होगा वो cos 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया। तो ये लामी थ्योरम एकदम छोटा सा थ्योरम है, क्योंकि आप अभी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देख रहे थे तो वहाँ ये भी यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया। एक और कर सकते हैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा थ्योरम तो है। थर्ड, मान लीजिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे F1 ले लिया और यहाँ पे मैंने F2 ले लिया। कोई भी डाटा अपने मन से, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 न्यूटन मैंने ले लिया, ये है 90 डिग्री कर लीजिएगा, ये एंगल है 150 डिग्री, ये एंगल कर लीजिएगा 120 डिग्री, 360 होना चाहिए वो है। और फॉर इक्विलिब्रियम अब मुझे इक्विलिब्रियम के लिए ये मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई भी F1 माइनस F2 जो भी है बड़े में से छोटा घटाना है, और मुझे ये मैग्नीट्यूड चाहिए था। सिंपल नहीं। चलिए, सो हम लोग प्लानिंग करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। जो लामी थ्योरम है वो है F1 और डिवाइड बाई साइन 150, साइन 150 डिग्री, और यहाँ पे ऐसे यूज कर लेंगे 8 डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे F2 बाई साइन 90 डिग्री। हो गया। अभी आपने सॉल्व किया था कि F1 और ये साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री हो गया कॉस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दूँ आपको, मैं इधर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे है साइन 150 डिग्री, इसका मतलब होता है साइन 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा होता है। तो ये है कॉस 60 डिग्री अभी हम लोग डिस्कस किए थे, और कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2। तो एक ये आपको जानना था। ऐसे ही दूसरा देखिए कितना है, साइन 120 डिग्री, सो साइन 120 डिग्री कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही एकदम सेम। सो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो ये है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हो गया। So sin 150 डिग्री इज 1/2, सो यहाँ हुआ 8, ये है √3/2, F2 बाई 1 हो गया। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2F1 16 बाई √3 इज इक्वल टू F2। सॉल्व कर लीजिए। F1 इज इक्वल टू हो गया 8/√3 और F2 इज इक्वल टू 16/√3। मॉडल्स ले लेंगे, मॉडल्स कोई भी बड़े में से छोटा घटा लीजिए। मान लीजिए मुझे F2 माइनस F1 निकालना है। मॉड में तो दोनों एक ही चीज़ है ना, F1 माइनस F2 कर लीजिए, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो घटाएंगे तो 8/√3 ऐसा करेंगे न्यूटन फॉर्म में।
तो यह इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए लामी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, और चेक करना है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है या नॉट जीरो है, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट का हेल्प लीजिए। ओके, नेक्स्ट। एक छोटा सा रिजल्ट है, और वो क्वेश्चन भी है, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ था, और एक छोटा रिजल्ट ही है। सो नंबर 1 पॉइंट आप कर लीजिए, या ऐसे रिजल्ट ही लिख लीजिए, द रिजल्टेंट ऑफ एन आइडेंटिकल concurrent वेक्टर। कॉन्करेंट का मतलब सेम टेल कहिए, मैं समझा देता हूं। ये रिजल्ट है, और एम्स का क्वेश्चन भी है कि रिजल्टेंट ऑफ एन आइडेंटिकल कॉन्करेंट वेक्टर्स इज जीरो इफ एंगल बिटवीन any two vector is 2 pi by n, 2 pi by n। ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट कहिए, ये एम्स का क्वेश्चन भी है आपका। मतलब समझिए, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ एन आइडेंटिकल कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब सेम टेल, टेल सेम, मतलब मान लीजिए कि एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, और सब आइडेंटिकल है, वेक्टर आइडेंटिकल होना चाहिए, और सबका टेल एक जगह मिलना चाहिए, ऐसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सारा वेक्टर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल वेक्टर, सब वेक्टर आइडेंटिकल है। रिजल्टेंट ऑफ एन आइडेंटिकल मतलब आपका ये वेक्टर ए, लेंथ सबका सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है आपका, सो मैग्नीट्यूड सबका सेम है, वेक्टर ए सब वेक्टर सेम है। सो एन आइडेंटिकल कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब सबका पूंछ एक जगह मिलना चाहिए, इसको हेड बोलते हैं, ये हेड है और ये टेल है, टेल। सो रिजल्टेंट ऑफ एन आइडेंटिकल कॉन्करेंट वेक्टर इज जीरो, रिजल्टेंट जो होगा जीरो अगर इनके बीच में जो एंगल हो, अगर एन वेक्टर है तो ये इनके बीच में एंगल जो होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। सो एंगल जो होना चाहिए 2 पाई बाई एन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 2 पाई बाई एन। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, और आपको अप्लाई करना हो ये रिजल्ट तो पहले भी आप पढ़े हुए हैं, डायपोल मोमेंट टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं सब चीज़ें, एक बार देख लीजिए फिर से। जैसे दो वेक्टर, टू आइडेंटिकल वेक्टर, टू आइडेंटिकल वेक्टर्स में थीटा जो है वो 2 पाई बाई एन, एन 2 पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि एक वेक्टर इधर ले लीजिए और एक वेक्टर ये ले लीजिए, आइडेंटिकल वेक्टर, और अगर इनके बीच में एंगल है पाई तो श्योर इसका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। सेट कर लीजिए ना, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए करना है, चेक कर लीजिए। थ्री वेक्टर्स, 3 आइडेंटिकल वेक्टर, कर लीजिएगा एंगल, एंगल इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, एन की जगह 3 कर लीजिएगा, मतलब 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री कर रहे हैं रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, होना ही रिजल्टेंट, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर आइडेंटिकल वेक्टर है, सारा वेक्टर आइडेंटिकल है,
रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। फोर वेक्टर कर लीजिए, 5 वेक्टर कर लीजिए, 6 वेक्टर, जितना करना हो आप करके देख लीजिए, क्योंकि ये सब तो केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ता है। 4 आइडेंटिकल वेक्टर, 2π/n, 2π/4 करिएगा, π/2, π/2 इधर 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे 4 वेक्टर करेंगे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट 0 होगा। 5 वेक्टर करिएगा 72 डिग्री, 6 वेक्टर करिएगा 60 डिग्री, रिजल्टेंट 0 होगा। आइडेंटिकल वेक्टर होना चाहिए, टेल पूछ एक जगह होना चाहिए सबका। टू पाई बाई 5 72 डिग्री, तो 72 डायपोल सब तो पढ़े हुए थे। डायपोल मोमेंट में 72 डिग्री रहेगा। 72 डिग्री का मतलब ऐसे 5 वेक्टर कर लेंगे, हो गया, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। सिक्स फैक्टर में 60 डिग्री हेक्सागोन वाला हो जाएगा। 6 आइडेंटिकल फैक्टर करेंगे, 2π/6 π/3, π/3 का मतलब ये हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री करेंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। करके देख लीजिए। हो गया रिजल्टेंट 0। तो था आपका रिजल्ट कि आइडेंटिकल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, रिजल्टेंट 0 करना। जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल 2-3 आप ड्राइंग करके भी बताइए। मान लीजिए एक वेक्टर है, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ कि ये 6 न्यूटन है और ये भी एक 6 न्यूटन है, और यहाँ पे है एंगल है 120 डिग्री और 120 डिग्री है, तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिकल वेक्टर है तो रिजल्टेंट चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब आइडेंटिकल वेक्टर रहेगा तो रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलेगा, और रिजल्टेंट हो जाता है 2 और a cos θ/2 ऐसे पढ़ते हैं। सो इसका मतलब हुआ 2 और a का मतलब हुआ 6 cos θ/2, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 ये तो 6 न्यूटन हो गया, तो 2 हुआ इंटू 6 हो गया, और ये है 1/2। सो आंसर है यहाँ पे 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट हो गया 6 न्यूटन और वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। नेक्स्ट, छोटा सा एकदम आसान सा वेक्टर में बहुत इजी है सारा, क्रॉस डॉट एडिशन सब्ट्रैक्शन सब तो इजी है। बताइए अगर मैं 3 वेक्टर ले लिया और 3 वेक्टर ऐसे, ये भी 6 न्यूटन, ये भी 6 न्यूटन और ये भी 6 न्यूटन, ऐसे कर लिया, और सब 120 डिग्री, सारा 120 डिग्री पे है। डिग्री पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये तो कॉन्करेंट वाला कंडीशन हो गया, तो यहाँ रिजल्टेंट हो गया 0। मान लीजिए वेक्टर ऐसे रहे, इस तरह से रहे, ऐसे रहे, ये है, ये 6 न्यूटन है और ये भी है 6 न्यूटन है और ये भी है 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन है, बट एरो इधर की तरफ, एरो इधर है। तो देखिए आपका रिजल्टेंट 12 न्यूटन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, आप एरो को भी देखा कीजिएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो 12 न्यूटन हो जाएगा। कैसे 12 न्यूटन हो गया? तो देखिए ये जो वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है 6 और 6, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट है, इसका रेड कलर का हो जाएगा 120 है, तो अभी पढ़े थे 6 न्यूटन, और एक जो है ब्लैक कलर का इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एक ब्लैक कलर का एरो देखिए ऊपर ही जा रहा है, तो ये भी है 6 न्यूटन, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 न्यूटन, क्योंकि इसका एरो नीचे गया तो ये रिजल्टेंट 0 हुआ, बट इसका एरो अगर ऊपर जा रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट पड़े हुए थे 6 न्यूटन, और एक ब्लैक वाला भी ऊपर जा रहा है तो 12 न्यूटन। तो थोड़ा सा एरो देखना होता है वेक्टर में। मान लीजिए मैं ऐसे दे दिया आपको,
मान लीजिए ये है 8 न्यूटन और 8 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन, सब 120 है, सारा एंगल 120 120 120 सब बराबर है। बोलिए रिजल्टेंट। देखिए आप रिजल्टेंट अगर 8 8 का पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे समझिए, आसान सा ही है। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ। वेक्टर बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम इजी सा टॉपिक है आपका। देखिए अगर मैं ये ब्लैक कलर का 8 ले लूँ, 8 ले लूँ, ये 8 और 8 इन दोनों ब्लैक कलर का रिजल्टेंट है। ब्लैक कलर का रिजल्टेंट इधर तो 120 डिग्री है, तो एग्जैक्टली बीच में आएगा 8 न्यूटन इनका। और ये एक ब्लैक नीचे है, एक ब्लैक नीचे है, और ब्लैक नीचे है, उसका वैल्यू कितना है? 4 न्यूटन है। अब आप 8 - 4, क्योंकि ऊपर में है रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, ऊपर का रिजल्टेंट है 8 न्यूटन, नीचे का रिजल्टेंट है 4 न्यूटन। ओवरऑल रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 8 - 4 इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और डायरेक्शन है किधर? अपवर्ड। ये इस तरह देखा जाता है कि ये अब बैलेंसिंग तो नहीं है, ये बैलेंसिंग रहता तब जब नीचे भी 8 रहता। मान लीजिए इसी में मैं एरो को ऐसे कर दूं, ये 4 है, 4 ही है, बट एरो ऊपर कर दूं, 4 न्यूटन में एरो इधर कर दूं, ठीक है। तो रिजल्टेंट देख लीजिए, रिजल्टेंट सेम क्वेश्चन में हो जाएगा कितना? 12 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 12 न्यूटन हो गया। 8 + 4 12 न्यूटन, डायरेक्शन अपवर्ड। इसी का क्वेश्चन करते तो ये 4 न्यूटन का जो एरो है वो नीचे ना होकर के ऊपर चला जाता, ये एरो ऊपर जाता, तो ये होता 12 न्यूटन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 100% फाइनल। आप सारा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच गया हम लोग का आपको डायरेक्शन बताना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बताना, वेक्टर डिफाइन करना, स्केलर डिफाइन करना। तो नेक्स्ट क्लास जो 2 लेक्चर होगा उसमें वेक्टर फिनिश हो जाएगा।